एक ह्यूमन ने अभी 500 kg लिफ्ट किया डेडलिफ्ट में, जो ह्यूमनली परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था आज तक। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब मैं उस डेडलिफ्ट को परफॉर्म कर रहा था तो मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा बच्चा उस बार के नीचे है। एडी हॉल ने यही कहा था। बिल्कुल। तो जब उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने बोला मेरी कैपेसिटी नहीं थी, मसल तो ट्रेन कम के लिए थी, मगर मेंटली उन्होंने वो वेट लिफ्ट किया था, ना कि फिजिकली। तो जब एक एथलीट भी फिजिकली स्ट्रांग होता है और फिर उसके साथ मेंटली वो टफनेस ले आता है अपनी, तो वो एक बेटर आउटपुट के साथ बेटर रिजल्ट दे पाता है अपनी किसी भी परफॉर्मेंस में और किसी भी गेम में या स्पोर्ट्स में या जनरल लाइफ में। एक चीज बताओ, क्या कोई इंजरी एक एथलीट को थोड़ा काम बनाती है? एक इंजरी, जब एथलीट को इंजरी आती है तो वो उसको अपना फेस दिखाती है। वो उसको समझाती है कि कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस में जो हम ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। मे भी हो सकता है वो ओवरलोड हो, मे भी हो सकता है वो मसल इंबैलेंस हो, मे भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर या मूवमेंट पैटर्न ठीक ना हो। तो वो एथलीट को समझाती है, बेसिकली उसको एक मिरर प्रोवाइड करवाती है जिससे उसको पता लगता है अपने बारे में। जब आपको अपने बारे में पता लगेगा तो आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि हम कभी भी किसी से भी झूठ बोल सकते हैं बट अपने आप से नहीं। एब्सोल्युटली। तो जब एक एथलीट को समझ आती हैं चीजें तो वो बेटर आउटपुट के साथ आता है, अगर वो उन चीजों को समझता है तो। एक बात बताओ, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेगुलेशन की बहुत ज्यादा एक अंडरटोन है यहाँ पर। चलो, सबको पता है कि एक एथलीट को इमोशनली और साइकोलॉजिकली मैच्योर होना पड़ता है, बट बिना किसी इंजरी के हाउ डज एन एथलीट गेन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू यू? जब एक एथलीट ट्रेन होता है तो हर एथलीट की लाइफ में लूज और विन आता है। ठीक है, हर एक एथलीट के डेज में बैड डेज और गुड डेज होते हैं जिसमें उसकी बॉडी परफॉर्म नहीं करती। बट जब एक एथलीट का बैड डे होता है तो वो जितना स्ट्रांगली परफॉर्म करता है वो उसका इंप्रूव करता है इमोशन, उसका साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, वो उसकी परफॉर्मेंस और उसके ब्रेन में मैच्योरिटी लेवल को इंक्रीज करता है। इसकी वजह से एक एथलीट का माइंडसेट एक नॉर्मल माइंडसेट से बहुत डिफरेंट काम करता है। तो ये जब हम ऐसे आपका नर्चर, जो आपका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वो सबसे ज्यादा आपका रोल प्ले करती है इसमें। क्योंकि जब आप एक चीज को बार बार सुनोगे, आपके पास कोच वैसे हैं, आपके पास सराउंडिंग वैसी, आपके एथलीट जो हैं आपके सराउंडिंग में वो उन चीज़ों को समझ चुके हैं, जो मैच्योर एथलीट हैं, तो आपका ब्रेन भी धीरे धीरे वैसे ही काम करने लग जाएगा। तो आपको जब एक चीज़ को बार बार सुनोगे तो आप उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे, तो धीरे धीरे वो आपकी साइकोलॉजिकल में फीड होना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करने लग जाएंगे। और जब आप उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे तो जब आप उस स्टेज में और उस फेज में जाकर ट्रेन करेंगे तो धीरे धीरे वो आपकी मैच्योरिटी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद सेकंड आता है आपकी विजुअलाइजेशन, कि आप उन चीजों को फील करो जो आपको चाहिए, जो आपको अचीव करनी है। वो जब आप उसको फील करोगे तो आपको एक पुश मिलेगा उन चीजों को पाने के लिए, उन चीजों को हैंडल करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्टेज पर पहुंच जाओगे इजीली, आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस है वो आपकी मेंटल स्टेज को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है और उससे आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये आप अपने सारे एथलीट्स को बताते हो ऐसे करने के लिए? बिल्कुल। अगर हम ये नहीं बताएंगे तो कोई भी एथलीट बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहले होता है आप अपने गुड और बैड दोनों फेज उस एथलीट को बता के चलो कि आपके लाइफ में ये करने से ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो जब आप पहले से किसी को क्लियरिटी दे दोगे, आपने उस स्टेज के लिए पहले से ही एथलीट को ट्रेन कर दिया, तो जब एक्चुअली में होगा ना उसके साथ, तो वो बैकआउट नहीं करेगा, वो उससे आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको पहले से ही पता होगा कि ये हो सकता था या होना था। कुछ चीजें होती हैं जो हो सकता था और कुछ चीजें होती हैं जो होनी होती ही है। तो दोनों फेज उसको पता होंगे उस स्टेज के।